नमस्कार, सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आज आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रकृति का संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाएं, वन्य जीवों का संरक्षण करें और जैव विविधता को बनाए रखने में अपना योगदान देवें। आज हम गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कल आपको बताया था कि ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल जब अपरिपक्व होता है उस समय ये बीजांड काय का पूरा भाग मर्दुतकीय कोशिकाओं का बना होता है, परंतु परिपक्वता के साथ साथ इसमें परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन होगा कि यहाँ पर बीजांड काय की हाइपोडर्मल सेल, कोई भी हाइपोडर्मल सेल अधोत्वचीय कोशिका जो बाकी कोशिकाओं से बड़ी होती है, उसमें स्पष्ट केंद्रक होता है और उनमें सघन जीव द्रव्य होता है। वह कोशिका आर्की स्पोरियल सेल, हिंदी में इसको कहते हैं परपरशु कोशिका के रूप में कार्य करती है। यानी एक कोशिका यहाँ पर जो बीजांड काय की है, हाइपोडर्मल सेल है, बाकी कोशिकाओं से बड़ी होती है, स्पष्ट केंद्रक होता है, सघन जीव द्रव्य होता है, वो कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल कहलाएगी। अब इस कोशिका के अंदर एक परिणतक विभाजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सेल है, इसमें इसकी सरफेस के पैरेलल, इसकी सतह के समानांतर विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बन गई। एक कोशिका जो बाहर की तरफ है, उस कोशिका को अपन प्राइमरी पैराइटल सेल, हिंदी में प्राथमिक भीतीय कोशिका कहते हैं। जबकि अंदर वाली सेल है, वो कोशिका स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। अंदर वाली कोशिका को बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। अब इसका परिवर्धन आगे अलग अलग सदस्यों में, कुछ सदस्यों में ये विभाजित होती है, कुछ सदस्यों में ये विभाजित नहीं होती है। सामान्यतः ये अविभाजित रहती है प्राइमरी पैराइटल सेल। ये स्पोरोजिनस सेल बीजाणुजन कोशिका सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल, हिंदी में कहेंगे इसको गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करती है। आनुवंशिक रूप से यह कोशिका द्विगुणित है और इस कोशिका में आगे रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होगा। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। अगुणित प्रकार के 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। अब ये गुरु बीजाणु कहां बने हैं? इस स्थान पर 4 गुरु बीजाणु बन गए। ये 4 गुरु बीजाणु सामान्यतया जो निभाग की तरफ है, आपको पता है ये वाला भाग निभाग,
या कैलाजा है। ये वाला भाग माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार है। एक नॉर्मल कंडीशन, अलग अलग पादपों में विविधता है। एक टिपिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो एक प्रारूपिक कंडीशन में ये जो निभाग की तरफ का गुरु बीजाणु है, इस गुरु बीजाणु को छोड़ करके ये शेष 3 गुरु बीजाणु है, ये 3 गुरु बीजाणु डीजनरेट या 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु इन 4 में से, जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं, इनमें से 3 हैं वो नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु है वो क्या रहेगा, कार्यशील रहेगा। तो यह प्रक्रिया जिसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहलाएगा। 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। निभागीय सिरे की तरफ वाला सामान्यतया एक गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है और यह कार्यशील गुरु बीजाणु आगे विभाजित और विभेदित होकर के मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। जो 3 गुरु बीजाणु नष्ट हुए हैं, ये नष्ट हुए गुरु बीजाणु पोषण के रूप में इस गुरु बीजाणु के द्वारा प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका दूसरा नाम है भ्रूण कोश या इसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश का निर्माण, एम्ब्रियो सेक का निर्माण, ध्यान रखना, फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। हिंदी में इसको कहते हैं कार्यशील गुरु बीजाणु और यह कार्यशील गुरु बीजाणु कैसा है, अगुणित है। यहां पर यह कार्यशील गुरु बीजाणु अगुणित। तो सबसे पहले यह आकार में वृद्धि करता है, इसका आकार बढ़ेगा। कार्यशील गुरु बीजाणु का आकार बढ़ गया, इस कार्यशील गुरु बीजाणु का। यह इसका केंद्रक है गुरु बीजाणु का और यह इसका कोशिका द्रव्य है। तो डायग्राम में इस संरचना को मैं यहां बता रहा हूं। यह फंक्शनल मेगास्पोर, आकार में वृद्धि की इसने, अगुणित संरचना है। अब इसका जीवद्रव्य रिक्तिकाओं के बनने से पहले छोटे छोटी रिक्तिका बनेगी, बाद में वो सारी संयुक्त होकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करेगी, जिससे जीवद्रव्य परिधि की तरफ चला जाएगा। इसके केंद्रक में समसूत्री प्रकार के विभाजन होंगे और वो समसूत्री विभाजन कैसे हैं, मुक्त केंद्रकीय प्रकार के। इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, हिंदी में मुक्त केंद्रकीय विभाजन। मुक्त केंद्रकीय विभाजन से तात्पर्य सामान्यतया कोशिका में केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण होता रहता है, परंतु यहां पर केंद्रक का विभाजन होता है परंतु उनके साथ भित्ति का निर्माण नहीं होता, जिससे सभी केंद्रक आपको एक कोशिका में दिख रहे हैं या दिखते हैं। तो इस प्रकार का विभाजन मुक्त केंद्रकीय विभाजन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहलाएगा। तो सबसे पहले पहला समसूत्री विभाजन हुआ। पहला का मतलब एक समसूत्री विभाजन, कितने केंद्रक बने, 2 केंद्रक बने। रिक्तिका के आकार में वृद्धि से
दोनों केंद्रक एक दूसरे से विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। एक केंद्रक निभागीय ध्रुव की तरफ, दूसरा केंद्रक बीजांड द्वारीय ध्रुव की तरफ आ जाता है। अब इसके बाद दूसरी बार समसूत्री विभाजन होगा। तो इसमें विभाजन हुआ, यहां पर 2 केंद्रक बने, इसमें विभाजन हुआ, यहां पर 2 केंद्रक बने। कुल कितने केंद्रक बन गए? 4 केंद्रक बन गए। यहां पर 2 यहां पर और 2 यहां पर। फिर इसके आगे एक बार और समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन, तो यहां पर भी 4 केंद्रक हो जाएंगे, यहां पर भी 4 केंद्रक हो जाएंगे। चार केंद्रक और यहां पर भी 4 केंद्रक। अब आगे क्या होगा कि प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक मध्य भाग की तरफ गति करते हैं। यह पोलर न्यूक्लियाई है, ध्रुवीय केंद्रक है। तो इस ध्रुव से एक केंद्रक, इस ध्रुव से एक केंद्रक मध्य भाग की तरफ गति करेंगे, यानी यह कंडीशन हो जाएगी। यहां पर 3 केंद्रक, सेंटर में 2 केंद्रक और यहां पर 3 केंद्रक। टोटल 8 केंद्रक है इसमें। अब इन केंद्रकों के मध्य भित्ति का निर्माण होगा। कोशिका भित्ति बनेगी इन केंद्रकों के मध्य। तो सेल वॉल के बनने से निभागीय ध्रुव की तरफ 3 कोशिकाएं बनेगी, 3 कोशिका बीजांड द्वारीय ध्रुव की तरफ बनेगी। ये 3 कोशिकाएं बीजांड द्वारीय ध्रुव की तरफ बन गई और बीच में एक बड़ी कोशिका रहेगी। और इस कोशिका के अंदर ये ध्रुव 2 ध्रुवीय केंद्रक है। तो यहां पर जो ये 3 कोशिकाएं बनी हैं, इन 3 कोशिकाओं को एंटीपोडल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल्स। यहां जो 3 कोशिका बनी है, इसमें साइड वाली 2, एक ही और एक ही है, इनको सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और बीच में जो कोशिका है यह है एग सेल, या इसको मादा युग्मक कहेंगे। और ये बड़ी कोशिका, ये केंद्रीय कोशिका, इसको सेंट्रल सेल कहेंगे। और ये बीच में जो 2 ध्रुवीय केंद्रक है, ये अभी पृथक है, परंतु फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले आपस में जुड़ जाते हैं। इनको पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजन के बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक कहेंगे। द्वितीयक केंद्रक का दूसरा नाम ध्यान रखना, इनको डेफिनेटिव न्यूक्लियस या संलग्न केंद्रक कहते हैं। यानी ऐसा केंद्रक जो
दो ध्रुवीय केंद्रकों के, ये ध्रुव से आए हुए दो केंद्रक है, इन दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयुग्मित या संयुक्त होने से बना है, वह केंद्रक डेफिनेटिव या संलीन केंद्रक कहलाएगा। इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। फिर आगे ध्यान रखना है कि यहां पर दो सहायक कोशिका और मध्य में एक अंड कोशिका है। इन तीनों कोशिकाओं को संयुक्त रूप से अंड उपकरण या इनको एग अपैरेटस कहते हैं। अंड समुच्चय भी कहते हैं, अंड उपकरण या एग अपैरेटस भी कहेंगे। किससे मिलकर के बना है? दो सहायक कोशिका और बीच में एक अंड कोशिका। फिर आगे ध्यान रखना है कि ये जो सहायक कोशिका है, इनका ये शीर्ष भाग है। इस शीर्ष भाग पर अगर इसको यहां पर अपन देखें तो ये माइक्रोपाइलर एंड, ये अंड कोशिका, ये और ये सहायक कोशिका होगी। तो ये वाला पॉइंट शीर्ष भाग है। यहां पर अंगुली के जैसे प्रोजेक्शंस या उभार पाए जाते हैं। इन स्थानों पर प्रोजेक्शंस होते हैं और इन प्रोजेक्शंस को फिलीफॉर्म अपैरेटस, हिंदी में इनको तंतु रूपी समुच्चय कहते हैं। काम क्या है कि जो पोलन ट्यूब वृद्धि करती हुई आ रही है, उसकी दिशा को निर्धारित करने का काम यह करता है। उसकी दिशा को भ्रूण कोश की तरफ करने का कार्य फिलीफॉर्म अपैरेटस या तंतु रूपी समुच्चय के द्वारा किया जाता है। तो यह संरचना एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट की है। अब आगे यहां पर आप देखना कि इस प्रकार के भ्रूण कोश के विकास में, फीमेल गैमेटोफाइट के विकास में एक मेगास्पोर या एक गुरु बीजाणु प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को, जिसमें भ्रूण कोश का परिवर्धन एकल गुरु बीजाणु से होता है, इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या एकल बीजाणुज विकास कहते हैं। मोनोस्पोरिक या एकल बीजाणुज विकास कहेंगे। ये एक टिपिकल कंडीशन है, ये एक प्रारूपिक अवस्था है। और इसका उदाहरण ध्यान रखना, ये भ्रूण कोश जो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियोटाइड होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश, जो टिपिकल प्रकार का भ्रूण कोश है, इसको हम पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक या भ्रूण कोश कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्तबीजी पादपों में सबसे टिपिकल प्रकार का भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, तो वो पॉलीगोनम प्रकार का है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या 7 है, केंद्रकों की संख्या 8। 7 कोशिकाएं कौन सी? 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका और 1 केंद्रीय कोशिका। 8 केंद्रक कौन से? ये 3 केंद्रक 3 प्रतिमुखी कोशिकाओं के, 1 केंद्रक अंड कोशिका का, 2 केंद्रक सहायक कोशिकाओं के और 2 ये पोलर न्यूक्लियाई जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के रूप में है। तो टोटल 8 केंद्रक हो गए, 7 कोशिकाएं। तो ये पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश है। और
पॉलीगोनम प्रकार का क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने प्लांट पॉलीगोनम में इसको खोजा था, इसलिए इसको पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। अगली बात ध्यान रखना, कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे आगे भी आपको कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के निर्माण में दो मेगास्पोर न्यूक्लियाई यानी दो गुरु बीजाणु केंद्रक भाग लेते हैं। अगर दो गुरु बीजाणु केंद्रक भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं तो वो विकास बाइस्पोरिक कहलाएगा, द्विबीजाणुज कहलाएगा वह विकास, द्विबीजाणुज। और कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई भ्रूणकोश के निर्माण में भाग लेते हैं, तो इसको टेट्रास्पोरिक या चतुर्बीजाण्विक विकास या डेवलपमेंट कहते हैं। परंतु सीनियर लेवल में आपको यही ध्यान रखना है कि सामान्यतया भ्रूणकोश का विकास मोनोस्पोरिक या एकल बीजाणुज प्रकार का होता है। पॉलीगोनम प्रकार इसको कहते हैं, जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। तो अभी तक मेल गैमेटोफाइट और यहां पर क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि सबसे पहले पॉलिनेशन की क्रिया होगी, परागण की क्रिया होगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।